रामजी लाल सुमन जी, माननीय रामजी लाल सुमन जी, प्लीज 3 मिनट। माननीय रामजी लाल सुमन जी, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज नाउ, प्लीज। मेडन स्पीच है सर। 3 मिनट समय है, आप बोले। उपसभापति जी, मेडन स्पीच। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने बोलने का अवसर दिया। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पूरी तरह पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, सरकार की तमाम उपलब्धियों का उसमें जिक्र किया गया। मैं एक बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा आपके मार्फत। सरकार कितने दिन चली है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार किस दिशा में चली है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है वो दिशा ठीक नहीं है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती, सरकार इश्तिहार से भी नहीं चलती, सरकार जनता के भरोसे से चलती है, विश्वास से चलती है। और उपसभापति महोदय, सरकार तो बोलती है, जब कोई सरकार अच्छा काम करती है तो लोग उसकी जिक्र करते हैं, आम लोगों में उसकी चर्चा होती है। उसके चलते मैं कह सकता हूं कि आम आदमी का कोई रिश्ता नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं है। उपसभापति महोदय, कहा गया कि सरकार अगले 5 साल तक 81 करोड़ यानी 57% लोगों को प्रतिमाह 5 किलो राशन देगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, लोगों के पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सबसे अहम सवाल यह है कि जब आप ये स्वीकार करते हैं कि इतने लोग भूखे हैं तो आप उनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? उस दिशा में ये सरकार कोई सार्थक काम नहीं कर रही है। झूठे आंकड़े कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के नीचे से बाहर कर दिया है, इसमें कोई सही नहीं है। दोस्तों, सभी लोगों ने जिक्र किया कि सरकार ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। संसद के एक लिखित जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि सरकारी महकमों में 9,64,359 पद खाली हैं। सरकार से कौन मना कर रहा है? इन पदों को क्यों नहीं भर रहे? सरकार के जो रिक्त पद हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उस उपसभापति महोदय, वो पद भरे नहीं जा रहे हैं। रेलवे ने पिछले 8 साल में 32,000 से अधिक पद खत्म किए हैं और तय किया है कि भविष्य में इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय ने एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की 9,300 से अधिक नौकरियां खत्म की हैं। जहां तक कृषि का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, कृषि के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। मैं जानना ये चाहता हूं सरकार किस गलतफहमी की शिकार है? क्या ये सही नहीं है कि उत्पादन लागत बढ़ रहा है? खाद की कीमतें 2 बार बढ़ी हैं, कालाबाजारी बढ़ी है। जो 50 किलो की बोरी आती थी यूरिया की, उपसभापति महोदय, वो 45 किलो की आई है। कृषि यंत्रों पर 40 किलो की हो गई है। कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा है। उपसभापति महोदय, लाखों की संख्या में किसानों ने आंदोलन किया, सैकड़ों किसान मारे गए और उनकी प्रमुख मांग यह थी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। आपने एमएसपी को कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी? किसान जो उत्पादन करता है उसका उत्पाद का सही लाभ उसको मिलता नहीं है। आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप कानून बनाना नहीं चाहते। उपसभापति महोदय, 2014 से लेकर के अब तक मोदी सरकार ने 121 से अधिक सरकारी उपक्रमों को बेचा है।
और मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा, उपसभापति महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सब प्रधानमंत्रियों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया है। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को भी बेच रहे हैं। महोदय, बहुत सीधा सवाल है कि आरक्षण सरकारी सेवाओं में होता है। जब ये सरकारी उपक्रम बिक जाएंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। बेल आपने बेच दिया, एनटीपीसी आपने बेच दिया, एनएचपीसी आपने बेच दिया, पवन हंस आपने बेच दिया, एयर इंडिया आपने बेच दिया, एलआईसी आपने बेच दी। मैं आरोप लगाना चाहूंगा उपसभापति महोदय, ये सरकार व्यवस्थित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसे विशेष अवसर का सिद्धांत कहते हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, ये सरकार उस आरक्षण को खत्म करने पर तुली है। मैं यह आरोप लगाना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा। 2019 के पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक सरकारी कंपनियों में कुल 15 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें 10,40,000 स्थायी और 4,60,000 अस्थायी कर्मचारी हैं। इसमें एससी के लिए 15% का आरक्षण है, एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण है और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है। कंपनियों के निजी हाथों में जाने से ये 49% भर्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और 7 लाख लोगों के ऊपर तलवार लटकी है। जो ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उनकी नौकरियां समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति जी, मुझे उपसभापति जी माफ करेंगे, मेरी लोकसभा की आदत पड़ी हुई है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। नहीं, आप उपसभापति महोदय, 14 प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर के 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और श्री नरेंद्र मोदी जी, इस सरकार ने 2 से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और उपसभापति महोदय, देश के प्रत्येक नागरिक पर 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सरकारी कर्ज इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्चा कितना है, और इसका अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका सीधा असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांधी फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी को जानता नहीं था। महोदय, इससे ज्यादा अपमानजनक बात को दूसरी ओर हो नहीं सकती। मैं जानता हूं कि कुछ लोग महात्मा गांधी को कम जानते हैं, गॉडसे को ज्यादा जानते हैं, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा, यह लड़ाई 2 धाराओं के बीच में है। एक गांधी को मानने वाले लोग हैं, दूसरा गॉडसे को मानने वाले लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा, ये लोग गांधी को नहीं जानते। मैं आपसे कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, गॉडसे बनना बहुत आसान काम है, लेकिन गांधी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। ये बात इन लोगों की समझ में आनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां तक गांधी का सवाल है, अध्यक्ष सभापति महोदय, गांधी के निधन के बाद सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल काम है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है, पद से नहीं होता। कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, इस धरती में समा गए, कोई उनका सम्मान के साथ नाम नहीं लेता। लेकिन आप सभापति महोदय, दुनिया के बड़े से बड़ा आदमी जब हिंदुस्तान में आता है तो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की समाधि पर नहीं जाता। उसका सर अगर कहीं झुकता है तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के झुकता है। गांधी से बड़ा आदमी ने दुनिया में कोई पैदा हुआ और न हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इनको गाय बहुत प्रिय है, हमको भी गाय बहुत प्रिय है। सभापति महोदय, गौ मांस के, बीफ के
मांस का जो निर्यात है वो अप्रत्याशित रूप से हमारे देश में बढ़ा है। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। और सभापति महोदय 2024 की निर्वाचन आयोग की जो वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भाजपा ने बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है अध्यक्ष सभापति महोदय। और इन कंपनियों के नाम है सभापति महोदय रिफेको कंपनियां, अलाना लिमिटेड, फिगरियो कस्बा, अलाना, इंडाग्र फूड्स इत्यादि। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट की परीक्षा कराई। सभापति जी महोदय, ये सज्जन जो उसके चेयरमैन हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष महोदय, ये संघीय लोक सेवा आयोग के भी कर्ता धर्ता रहे। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक एक विनोदी नाम के सज्जन हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने इनकी सिफारिश की थी। सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 महीने बाद कार्रवाई होगी जांच के बाद। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एनटीए के चेयरमैन को क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा? क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं थी? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। सभापति जी, पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक मामले पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 1,70,00,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सभापति महोदय, भी जो हमारे मित्रों ने जिक्र किया कि अयोध्या में रामपथ जो 844 करोड़ रुपए से बना था वो बैठ गया, टूट गया। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। हम बड़े जोर शोर से हल्ला करते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। अध्यक्ष महोदय, जब ये संसद का उद्घाटन हुआ, नए भवन का उद्घाटन हुआ, सभापति महोदय उस समय राष्ट्रपति कहां थी? अध्यक्ष सभापति महोदय, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ पूरे देश में एक संदेश जाता, इस देश में पहले जो राष्ट्रपति थे उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और ये वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इनको भी मंदिर में घुसने में तकलीफ हुई। अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाता अध्यक्ष महोदय तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता। हमने नाम मात्र के लिए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज अजीब तमाशा है, इनके लिए राम कोई श्रद्धा वाली चीज नहीं थी, इनके लिए राम बोर्ड का इंतजाम था। और जब राम बोर्ड की मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने कर्नाटक में जय बजरंगी बली कहना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उससे भी काम नहीं चला तो जय जगन्नाथ कहना काम शुरू कर दिया। और अभी यानी क्या क्या कहेंगे सभापति महोदय? पीते पीते जहरे गम सब जिस्म नीला हो गया, कुछ दिनों में देखिए हम आसमां हो जाएंगे। ये हालत है लोगों की। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा। ये सरकार बनी है, कंक्लूडिंग वन, सरकार, एक मिनट खत्म करो, कंक्लूडिंग वन, सरकार, सभापति महोदय, ये सरकार बनी है और सरकार लाइक माइंडेड लोगों से बनती है, एक मिजाज के लोगों से बनती है। इनमें एक मंत्री है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जीतन राम मांझी। उन्होंने फरमाया कि राम तो काल्पनिक हैं और राम से ज्यादा श्रेष्ठ रावण है। प्लीज कंक्लूड। अभी कर रहा हूं साहब, 1 मिनट। दूसरी बात है अध्यक्ष सभापति महोदय, चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। सभापति महोदय, उन्होंने कहा है कि साहब जो मौलवी हैं उनको पेंशन देंगे। 1 मिनट खत्म कर रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। कुल मिलाकर के विरोधाभास जो है, आपको तो मुसलमानों के नाम से बुखार आ जाता है, चंद्रबाबू नायडू से आप समर्थन वापस ले लीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दिए कि भाई तुम्हारे मिजाज में और हमारे मिजाज में तो बड़ा फर्क है, लिहाजा हम तुम्हारा समर्थन नहीं चाहते, तुम्हें तो
सरकार चलानी है और सरकार चलाने के लिए संख्या चाहिए, चाहे वैचारिक दृष्टिकोण कोई भी हो। सभापति महोदय, अंत में मैं आपसे आपके मार्फत आग्रह करना चाहूंगा सभापति महोदय, ये सरकार ने कहा है कि 3 वर्ष सरकार ने कहा है कि 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य सरकार का है। सभापति महोदय, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि समयबद्ध कार्यक्रम क्या है, कितने दिन में मकान बन जाएंगे। 2019 में आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रत्येक परिवार को 2022 तक हम पक्का मकान दे देंगे। वो वादा पूरा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये दिशाहीन सरकार है और मुझे फक्र है कहने में कि जो कुछ भी हुआ वो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन इंडिया गठबंधन को इतना समर्थन जरूर हिंदुस्तान की जनता ने दे दिया कि आप मनमानी नहीं कर सकते, आप दादागिरी नहीं कर सकते। थैंक यू। आज ये गठबंधन की सरकार है, कहते थे मोदी जी अकेला मोदी सब पर भारी, अब तो रोज एनडीए की चर्चा करते हैं। तो सभापति महोदय, ये दिशाहीन सरकार है और मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, इन्हें कुछ पता नहीं है, अपनी सूरत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने गैरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। The honorable member who has just spoken is a very senior member of the House.